हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको, हम लोग पिछले क्लास में क्या कर चुके थे, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन करा, अब मार्जक से बनाए जाते हैं। अब मार्जक से क्या बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सरफ बनाया जाता है, सभी। अब मार्जक से क्या बनाए जाते हैं तो बता दीजिए सर। अब मार्जक से क्या बनाए जाते हैं तो आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जल्दी नीचे बताइए कि अब मार्जक से क्या बनाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा डी। अब मार्जक से सभी यानी कि सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, यानी कि सभी बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोची, आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चले। क्वेश्चन क्या कराते हैं? इनमें से किसी अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन है क्या, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन को। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी, लामार्क को। ऑप्शन नंबर डी, बाइसमान को। तो इनमें से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो देखते हैं किसे कहा जाता है अनुवांशिक का पिताजी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी नीचे ऑप्शन बताइए। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक का पिता कैसे कहा जाता है? ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा? पुष्पों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? पुष्पों में कौन सा लिंग जो गुणसूत्र होता है? तो चलिए ये भी बताने का चीज़ है, आप तो ये जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। तो पुरुषों में क्या पाया जाता है? तो पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। यही पूछ देता कि महिला में कोई पाया जाता है, तो महिला पूछता तो क्या हो जाता है? एक्स और एक्स पाया जाता है। पुरुष पूछ गया तो क्या पूछ होगा? एक्स और क्या पाया जाता है? वाई पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या करा? 25 क्या करा दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ऑप्शन नंबर बी, पानी। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी। तो प्रकृति में मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, और इससे ज़्यादा कोई ऊर्जा दे ही नहीं सकता है पृथ्वी पर। प्रश्न संख्या 26 करा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, फिर से क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सा गैस उत्तरदायित्व है? तो कोची हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस उत्तरदायित्व होता है? N2, CO2, O2 और NH3। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायित्व होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या चीज़ होता है? उत्तरदायित्व होता है। और कौन कौन होता है? जलवाष्प H2O भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। और कौन होता है? मीथेन CH4, मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन पूछेगा मीथेन मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मीथेन क्या कृषि से मीथेन प्राप्त होता है? बिल्कुल। कौन सी खेती करने से, कृषि करने से मीथेन गैस का उत्पादन होता है? तो धान के खेती करने से कौन गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का उत्पादन होता है। क्वेश्चन पूछेगा जैसे कृषि में आए तो उसमें और चल जाते हैं। CH4 मीथेन उत्पादन कहाँ से होता है? तो धान की खेती करने में से कौन सा गैस उत्पादन होता है? मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कुछ ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। तो ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जलवाष्प, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और जितने भी फॉग होते हैं जो झाग देने वाले होते हैं, जैसे स्प्रे होता है, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? डायरेक्ट उत्तरदायित्व है। फ्रिज AC में जो गैस होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, अब तो ये नहीं रहता, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। तो कौन सा मीथेन गैस किसकी खेती पर होता है? तो धान की खेती पर कौन गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। तो दोस्तों यदि इसी में कृषि में चले तो कृषि में देख लेते हैं क्या चीज़।
कृषि में मैं आपको और बता देता हूँ, प्याज में कौन कौन क्या पाया जाता है? तो प्याज में सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण गंध होता है। लहसुन में पूछेगा कि लहसुन में किसके कारण गंध होता है? तो लहसुन में भी सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण गंध होता है। मूली में गंध होता है, मूली का एक स्मेल होता है, कि उसका स्मेल क्यों होता है? उसमें भी सल्फर पाया जाता है, इसके लिए उसमें उसका स्मेल होता है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको एकदम कंटिन्यू आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 27 करा, BS-I का संबंध है किससे? है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो बताइए, आप जानते हैं तो बताइए क्या है, किससे संबंध है इसका? तो BS-I का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। BS-I का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 28 करा, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? निम्न में कौन सर्वाहारी है? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी हिरन, ऑप्शन नंबर डी लोमड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा सर्वाहारी है? तो कुत्ता है जो सर्वाहारी है, शेर है जो मीट खाता है, हिरन है जो खाली घास खाता है, लोमड़ी है जो कुछ ही होता है। लोमड़ी भी तो यहाँ लोमड़ी भी कुछ ही मांसाहारी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाता है मीट भी खाता है और क्या खाता है, और रोटी वोटी सब्जी भी खाता है। लोमड़ी रोटी सब्जी भी खाता नहीं है, तो दोनों कुत्ता हो जाएगा कुछ सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या चलते 29 क्या करा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय तो होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, इस तरीका से आप देखे होंगे, नीचे एक जो होता है शाकाहारी होता है, फिर मांसाहारी होता है, यानी उत्पादक होता है, प्रथम श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी होता है और तृतीय स्रोत होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशा की ओर जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन ला रहा है तो क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा? कह रहा ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होगा, दूसरा जूल, तीसरा ताप या चौथा डी न्यूटन होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 ऊर्जा का एसआई मात्रक कुछ होगा? तो बोल सर ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 31 में। 31 क्या करा? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कौन होती है? ऑप्शन नंबर ए आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी दुगनी होती है, ऑप्शन नंबर सी तिगुनी होती है और ऑप्शन नंबर 4 चौथी होती है, चौगुनी होती है। दोस्तों यदि आप प्रश्न के आंसर जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी होती है। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या क्या की ओर? 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है? दो देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 करा, किस दर्पण के केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण में और ऑप्शन नंबर डी उत्तल और समतल दोनों दर्पण में। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब होगा? तो उत्तल तथा समतल दर्पण में केवल कौन प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा, बाष्पोत्सर्जन एक है। बाष्पोत्सर्जन एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रक्रिया है और ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक प्रक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन एक क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक या पारिस्थितिक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर होगा जी? जो बताइए। तो सर बाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है, नॉट भौतिक, नॉट रासायनिक, न पारिस्थितिक प्रक्रिया। एक शारीरिक प्रक्रिया जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? सांस को लेते और छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 34 क्या कर रहा है? श्वसन के लिए अंतिम उत्पादक है। श्वसन के लिए कौन उत्पादक? श्वसन के लिए अंतिम उत्पादन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर बी CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी H2O और ऊर्जा,
ऑप्शन नंबर डी CO2, H2O और ऊर्जा। तो श्वसन के लिए कौन अंतिम उत्पादन है? तो श्वसन में अंतिम उत्पादन के रूप में कौन आता है जी? तो कहेगा सर श्वसन में अंतिम यानी कि बाहर कुछ निकलता कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ जल वाष्प भी रहता है यानी कि कह सकते H2O। तो श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 35, H2S प्लस I2 2HI प्लस S में कौन उपचायक है? H2S प्लस I2 2HI में कौन सा उपचायक? H2SO, I2 आयोडीन, हाइड्रोडीन और तथा सल्फर, कौन है इसमें उपचायक? तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा तो सर आयोडीन है जो कुछ हो जाएगा उपचायक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को चलते हैं। 36 क्या करा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर बी हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी लाल होता है और ऑप्शन नंबर डी भूरा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के में बताइए। तो सर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है जी। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या कह रहा है 37। क्या करा? शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है। शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर एक ब्रीसन है, ऑप्शन नंबर बी शुक्राशय है, ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टेट है, ऑप्शन नंबर डी एपिंडाइडिसमियस है। तो शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो बोल सर क्या होगा था शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह? तब शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह अंत हो जाएगा एपिडाइडिमिस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु क्या होता है? बना हुआ रहता है, इकट्ठा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किसके ओर? 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है? तो क्या होगा उभयलिंगी निम्नलिखित में से जी? तो चलिए सर बताइए, आप ही बताइए, हम तो बताएंगे ही। तो उभयलिंगी केचुआ है कौन लिंगी? उभयलिंगी। कुत्ता एक लिंगी है कुत्ता, बकरी भी एक लिंगी होता है, नर मादा पाया जाता है, कुत्ता में बिल्ली भी नर मादा पाया जाता था। ये तो ऑप्शन से भी छटा जाता, क्या होता? केचुआ। इसे कई बार पूछा है। केचुआ से और पूछ देगा था कि किसान का मित्र किसे कहा जाता था? किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 39 करा आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 39 का क्या आंसर होगा जी? तो सर आप ही बताइए। नेत्र द्वार कहते हैं। तो ये तो आइरिस ऊपर पूरा नेत्र द्वार किसको कहते हैं? जहाँ से प्रकाश की किरण अंदर जाता है उसे नेत्र द्वार कहते हैं। परितारिका कहते हैं? नहीं, रेटिना कहते हैं। रेटिना तो क्या जो कहता है? रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो सिलरी मांसपेशिया होता है। आइरिस पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? जिससे लटका रहता सिलरी मांसपेशिया द्वारा क्या रहता है? आइरिस लटका हुआ रहता है, यह कहते हैं पतली रहता है। प्रश्न संख्या 40 क्या करा? तो 40 करा किसी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो सर आप ही बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये दूसरा तो बीच वाला है जी। तो सबसे बड़ा कह दे तो लाल रंग का, सबसे अधिक जो सबसे कम विचलित होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए बहुत दूर तक दिखाई देता है। सबसे अधिक विचलन किसके होता है? तो बैगनी रंग के क्या होता है? सबसे अधिक विचलन होता है। पूछ देगा कि कौन सा पृथ्वी पर कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा परिकिरण होता है? तो कौन सा होता है जी? सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होता है? ब्लू रंग का होता है। इसी कारण क्या होता है? कैसा आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाता है? क्वेश्चन पूछ देगा तो अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा? उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन कौन प्रक्रिया है?
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, बी में हाइड्रोजन का वियोग, सी में इलेक्ट्रॉन का त्याग और डी में सभी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 41 का क्या आंसर होगा जी? तो 41 का हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का योग भी उपचयन है, हाइड्रोजन का वियोग भी उपचयन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या चाहिए? उपचयन कहलाता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग कितने की ओर चलते हैं? प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा? 42। विरंजन चुनकर रासायनिक सूत्र जी लिखिए। कई बार एग्जाम हॉल में आया है जी, तो इसको रट्टा मार डालिए। विरंजन चूर्ण का कौचे रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या आंसर हो जाएगा? तो CaOH2, CaOCl2, CaCO3, CaOA। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सर विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। कौन चूर्ण? विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र। इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ देंगे। इसी को विरंजन चूर्ण कहा जाता है। तो चलते प्रश्न संख्या कितना की ओर? 43 की ओर। 43 क्या करा? निम्न में कौन उपधातु है? लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन नंबर ए निकेल, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी Sb, ऑप्शन नंबर डी लोहा, Fe। तो प्रश्न संख्या 43 का कहाँ आंसर होगा जी? तो बोल सर ये तो ऐसा ही दिख रहा है निकेल, ये भी नहीं होगा, धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु है। तो क्या हो जाएगा? एक ही को बचा उपधातु, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही मार देंगे हम। क्या आप बहुत समझदार हो गए हैं जी? बोल सर स्टूडेंट किसका है? तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, पारस में तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा? आप डेली 20 क्वेश्चन, अगर आप कम आपको दिमाग है, यानी कहने का मतलब कम याद होता है, मेमोरी पावर कमजोर है, तो आप डेली 20 क्वेश्चन याद कीजिए। फिर भी आप सोचिए 20 क्वेश्चन अगर डेली याद कीजिएगा, अभी भी 30 बच रहा है, 30 दिन में यानी 20 क्वेश्चन कितना हो जाएगा? टोटल 600 प्रश्न याद हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव के। और एग्जाम हॉल में मात्र 40 क्वेश्चन बताना है, इस सेम टू सेम आपको टैली कर जाएगा जी। अगर आप अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा, 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा, तो 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा, सोच लीजिए आप 2 ही क्वेश्चन डेली याद कर रहे हैं या 5 क्वेश्चन डेली याद कर रहे हैं, तो 365 गुना 5 कीजिएगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 6 25 30 के जी, 25 के 5, 6 25 30 और 30 2 32 हाथ में 3, अब 5 दिया 15, 15 3 18, 1825 क्वेश्चन याद हो जाएगा। सोच लीजिए 40 क्वेश्चन बनाना है, इससे फाजिल आएगा ही नहीं है। तो डेली अब 5 ही क्वेश्चन याद कीजिए। अगर अगला बार भी दीजिएगा तो 5 क्वेश्चन याद कीजिएगा, इसी बार देना है आपको एग्जाम तो 20 क्वेश्चन डेली याद कीजिए। इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा जी, अब मैं गारंटी कराऊंगा। पहले सेट के 500 क्वेश्चन लगभग करा देते हैं, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जितना भी 2010 से 2024 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया साइंस का, सारा मैं कराऊंगा। तो बने रहे पे टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर करा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। ये भी बताने की जरूरत है जी, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पुतली के साइज को नियंत्रित करता, लीजिए ये भी पूछने वाला चीज़ है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो सर आप फिर बताइए, हम कि आप तो पूछें, तो रेटिना है जो पुतली के साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो प्रश्न संख्या 45 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46, पेटेंट के कितने समावेशी संभव है? पेंटेन के कितने समावेशी संघन है? तो सर पेंटेन के कितने समावेशी संभव हो जाएगा? पेंटेन कहते हैं किसको? पहला होता है हेक्सेन, ऑक्टेन, पेंटेन। तो आपको पता है पेंटेन किसे कहते हैं? बोल सर हमको तो पता नहीं है। तो पेंटेन के कितने हो जाएंगे? तो पेंटेन के समवायी संभव कितना है? तो पेंटेन के समवायी संभव 3 होगा। पर संख्या क्या हो जाएगा? 47 क्या करा? कार्बन की परमाणु संख्या। लीजिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है कि हम क्या ही आपको बताएं। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सर कार्बन की परमाणु संख्या होता है कितना?
तो सर कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6, ये भी पूछने वाला बात है, हम लीजिए 47 का हो गया कोची सी हो जाएगा, 47 का सी। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 करा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी फराडे, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो 48 का क्या होगा आंसर जी? तो बोल सर आप भी बताइए कि 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का आंसर होगा फराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फराडे ने द्वारा किया गया, सटार्डे द्वारा नहीं, फराडे द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कितना? 48 का रहा 49, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आर बराबर वी आई, ऑप्शन नंबर बी आर इक्वल टू वन बाई भी, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर वी बाई वन, ऑप्शन नंबर डी आर बराबर वी माइनस वन। तो किसी भी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होता है जी? तो बोल सर आप भी बताइए। तो होता है क्या, ही हो जाता है आर बराबर वी बाई आई होता है। तक 49 का कोई आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी उत्तक में, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक में, सभी। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो सर गुणसूत्र पाया जाता है डीएनए में, केंद्रक में पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। यानी कि हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या किए? 20 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव। फिर हम लोग कितना किए हैं? सेकंड क्लास में कर रहे हैं हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अगला क्लास से हम लोग कितना क्वेश्चन डेली करेंगे जी? 40 क्वेश्चन करेंगे। और एग्जाम दीजिएगा, यही साल आप दीजिएगा तो 40 क्वेश्चन डेली याद करना आपको। अगला साल दीजिएगा तो 5 क्वेश्चन डेली याद कीजिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 क्वेश्चन लिखिए और उसका क्वेश्चन लिखिए और उसका डैश देकर यहाँ पर उत्तर लिख लीजिए, और कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में फाजुल नहीं आएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। इसलिए तो कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। अंत में मैं आप कहूँगा छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे भी ऐसे सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन सिंह सेंटर के साथ, पढ़ते रहें यूँ आगे बढ़ते रहें।